थैंक यू वेरी मच इब्जा। और इब्जा के इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए हैं, आप सब यहाँ पर, आप सबको बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि वीक डेज में इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये दिखाता है कि गोल्ड में जो हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसमें क्या हुआ है और उसको लेके कितना बड़ा क्रेज़ है। मैं इस पैनल की शुरुआत करूँ डिजिटल गोल्ड रेगुलेशन की, उससे पहले गोल्ड को लेकर लगातार नई नई खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं। आप देखिए कि हाल ही में खबर आई कि पहली बार गोल्ड ETF ने इक्विटी म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ा है। 24,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है जनवरी के महीने में, दिसंबर के मुकाबले डबल। और आप सोचिए कि कल ही सेबी का एक रूल आया है और उस पर यह कहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अब गोल्ड में भी 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये वो एक कहावत है ना कि मतलब तुम मुझे चाहो या ना चाहो, फिर भी तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बात वही है कि अगर किसी की दिलचस्पी गोल्ड के मार्केट में नहीं भी है, मान लीजिए हार्डकोर वो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तब भी अब आपका पैसा गोल्ड में भी जाएगा। क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो वो उसका एक्सपोजर गोल्ड में भी होगा। तो ये बात सिर्फ इसलिए ताकि आप इस बात को समझें कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रहा है, ऐसे माहौल में हो रहा है जब दुनिया भर में, आप ये समझिए बिजनेस चैनलों पे तो रोज कवर होता ही है गोल्ड, लेकिन जनरल चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां आजकल गोल्ड बना हुआ है। गोल्ड बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो उस चर्चा के बीच ये पैनल बहुत महत्वपूर्ण है कि डिजिटल गोल्ड को कैसे रेगुलेट किया जाए। क्योंकि बीच में ये खबर भी आई थी कि जो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए ही पैसा लगाना चाहिए। इसको लेके बड़ी खलबली मची थी, क्या ऑनलाइन गोल्ड रेगुलेटेड है या नहीं है। तो इसी पर आज की ये चर्चा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने पैनलिस्ट हैं इनके जरिए आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि डिजिटल गोल्ड आपके लिए कैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरा सबसे पहला सवाल धवन साहब आपसे होगा। सर, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड की बढ़ती चमक के बीच ये बहुत जरूरी हो गया है कि गोल्ड रेगुलेशन को थोड़ा और स्ट्रांग किया जाए, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट किया जाए? थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे दूर बैठा था, मुझे लगा मेरा को लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया। एनीवे, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। देखिए, गोल्ड का जो अभी स्टेटस है वो काफ़ी चेंज हो गया पिछले कुछ सालों में। अगर आप जैसे कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले चाइना की बात करें तो चाइना ने अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया। अभी इंडिया में हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ किया गया है। तो गोल्ड जो पहले ज्वेलरी, बार्स और कॉइन्स में जाता बिकता था, अभी वो डिजिटल फॉर्म में, ETF के फॉर्म में काफ़ी बिक रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस जो हैं वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन एक स्टडी हो रही है, एक कंसर्न है कि क्या हम और कुछ कर सकते हैं जिससे गोल्ड, जो कि एक इट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। और उसका भी रीज़न है बिकॉज आप देखें जो वर्ल्ड की जो टॉप 3 करेंसीज हैं, डॉलर, यूरो, येन, वो उनके पीछे जो डेट है वो इतना ज़्यादा है कि एट सम पॉइंट दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, आप जो देख रहे हैं वर्ल्ड में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये सब को देखते हुए गोल्ड इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल प्ले as well as a retail play. And I think in 2025 was the first year जब investment demand for gold was equal to demand for jewelry. Investment में आपका ETF भी है और bars and coins भी है। तो जैसे जैसे gold is becoming more of an institutional investment asset class, there will always be scrutiny, there will always be attempt to ensure that the regulations are neither too loose, neither too tight, because either of the extremes are not good. So I think that is what my personal opinion is. Okay. Now Mr. कोठारी, आप बताइए सर कि मतलब बेसिकली गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें हम डिजिटल वर्सेस जब फिजिकल करते हैं तो उसके बावजूद लोगों का अट्रैक्शन फिजिकल गोल्ड में ज्यादा रहता है। बेशक जो हार्डकोर इन्वेस्टर हैं बुलियन के, वो जाते हैं डिजिटल गोल्ड में, लेकिन डिजिटल गोल्ड में लोगों को वो अट्रैक्शन नहीं दिखता जो फिजिकल में दिखता है। इसकी कोई वजह आप देख रहे हैं? और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? थैंक यू। मैं ऐसा नहीं मानता कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों कुछ डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल गोल्ड क्या है? डिजिटल गोल्ड एक ऐसा मीडियम है
जो आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो वो डिजिटल मीडियम से खरीद रहे हो. इट इज़ नॉट अ पेपर, इट इज़ एक्चुअली परचेज ऑफ फिजिकल गोल्ड. आप पार्ट्स में बाय कर रहे हैं. और जैसे आप भी बता रहे थे, आज की तारीख में क्या हो गया कि इंडिया में हर किसी को गोल्ड खरीदना है. इट हैज़ बिकम अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एट एवरीबडीज होम कि गोल्ड खरीदना है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस नहीं चल रहा है. इतना पॉपुलर हो गया है गोल्ड कि एवरीबडी वांट्स टू बाय गोल्ड. देयर आर वेरियस मीडियम्स जहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, कॉइन और बार्स कर सकते हैं. डिजिटल गोल्ड भी एक मीडियम है. डिजिटल गोल्ड क्या करता है? डिजिटल गोल्ड खाली जो आपका गोल है सेविंग का कि एक्स ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदना है, उसको आप टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हो, वही करता है. बाकी डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में एज सच कोई फर्क नहीं है. ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल और फिजिकल में कोई खास फर्क है नहीं. हालांकि ये बात बहुत सही तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड जब आपके पास आता है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं डिजिटल ले रहा हूं तो प्योरिटी कैसी मिलेगी, क्या डिलीवरी मिलेगी, क्या क्वांटिटी और क्वालिटी का पूरा एश्योरेंस मिलेगा. ये तमाम बातें हैं जो एक इन्वेस्टर के जहन में रहती हैं, तो उस लिहाज से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. लेकिन अब मिस्टर मूर्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है, चूंकि गोल्ड का ऐसा जलवा है कि आप देखिए कि दुनिया भर में जिस तरह से सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है, ETF की बाइंग हो रही है, तो बहुत ज़बरदस्त क्रेज है गोल्ड का, और साइमल्टेनियसली क्रिप्टो भी ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड. तो आप बताइए कि जैसे डिजिटली वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो ट्रेड हो रहा है, आपको लगता है कि डिजिटल गोल्ड के लिए भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म ग्लोबली होना चाहिए, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी कंपेयर टू क्रिप्टो? So thank you everyone. So I think when we talk about digital gold being traded like crypto, first we have to decide what that means exactly. So when we talk about crypto trading, essentially what it means is you'll be able to trade it 24/7. You will be able to trade it globally, and a fundamental feature is you'll be able to transfer it on a peer-to-peer basis. Now, there's certain benefits to that and there's certain risks to that, and it's basically about how we handle that. So if you look at the benefits, of course, it helps price discovery a lot. It helps, it gives you, transparent order books. It gives you deep global liquidity. And of course, I think it was mentioned in the last panel also, it does a lot for inclusiveness, because you can buy a very, very small fraction of a gold bullion bar and transfer it easily and really have ownership of it. On the other hand, there are certain risks that come with it. Obviously, if you can transfer it on a peer-to-peer basis, if it's a cross-border instrument, there are risks come with consumer protection, especially if someone from India is trading a token that's issued somewhere else, and there's AML risks. Now, overall, these are risks that I think we can mitigate by regulating the intermediaries properly, having proper consumer protection rules, having proper information sharing mechanisms. So overall, yes, ideally for the market, I think gold, say if we talk about digital gold in India, it would definitely benefit from being able to trade it 24/7, from being able to access benchmark against like global prices, use that as like one benchmark for the country, for example. Yeah, definitely. I think there would be a lot of advantages to it. Okay, ठीक है. और ये एक बड़ी डिबेट है भी कि क्या क्रिप्टो जैसा प्लेटफॉर्म गोल्ड के लिए होना चाहिए, और क्या उससे कंपेयर करना चाहिए क्या गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड का एक अंडरलाइंग एसेट है, क्रिप्टो उसमें मिसिंग है. तो क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ी डिबेट ऑलरेडी चल रही है. खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन बात यहाँ जब डिजिटल गोल्ड की हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखिए सर कि चूंकि सेबी भी इस बात को लेके बहुत पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है, या जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी लगता है कि अब गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को एक एसेट क्लास के तौर पर और बढ़ाया जाए, तो उसमें डिजिटल गोल्ड की क्या भूमिका हो सकती है, पहली बात. और दूसरी बात, क्या आपको लगता है, मैं बार बार ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्या कहीं पर कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा है डिजिटल गोल्ड? थैंक यू. हाय, हेलो एवरीवन. फर्स्टली पहले हम ना फंडामेंटली समझते हैं कि जो प्रश्न आपने सचिन जी से भी पूछा था कि what is that difference between they would like to have that physical touch and feel, right? That touch and feel, my parents would want that, but will my son want it? Definitely not. क्योंकि youngsters, Gen Z जो हैं, आज आप जो existing customer base देखेंगे डिजिटल गोल्ड के, कुछ अंक है कि 7 millions में है, 7-8 करोड़ लोग
डिजिटल गोल्ड खरीद के रखे हुए हैं. So these are all youngsters. Now that is the target customers for digital gold. Physical gold, yes, definitely the whole population is there. Secondly, from a regulation perspective, if you see, regulation has always answered yesterday's questions. आप कभी ऐसा हुआ है कि आगे एंटिसिपेट करके कोई रेगुलेशन आया हुआ है? कभी नहीं आया. हमेशा से आप रियल एस्टेट देख लीजिए या कोई भी एसेट देख नहीं सर, लीजिए. मैं माफी चाहूंगा, आगे एंटिसिपेट करके ही रेगुलेशन आता है. रेगुलेशन का पर्पस ये होता है कि ऐसा अगर होने वाला है तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज, क्योंकि आप, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी ऑनलाइन गोल्ड का कोई फ्रॉड का ऐसा बड़ा मामला आया नहीं था, उसके बावजूद सेबी ने वार्न किया कि आप जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है उसके जरिए ही गोल्ड खरीदें. बट मीन्स ये फ्यूचरिस्टिक व्यू है रेगुलेटर का. सो नाउ टेल मी वन थिंग, जो जेनजी है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स फॉर डिजिटल गोल्ड, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. It's more than 3,600 crores of gold was purchased in digital gold only in January. So such a big number that is there, they cannot be going and opening a demat account. They cannot be going and looking at all the complexities that are involved in a ETF or a stock market. They need app first. They are all app first people. उनको बस जाना है वहाँ पे, एक सिंपल KYC करना है, and it is solving a very primary purpose of बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटीज. मैं 10 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकता हूँ. मैं फिजिकली जाके 10 रुपए का, ये जो बात आपने कही ना, इसी में जो मेरा सवाल है वो छुपा हुआ है. ये बहुत बड़ी बात है जो बात आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग ट्रेड, ये आप कह रहे हैं कि जेन जी ढूंढ रहे हैं. इसमें डेंजर ज्यादा बढ़ता है तब, क्योंकि जब आप ईज ऑफ डूइंग ट्रेड ढूंढते हैं तो आप जो बाकी ड्यू डिलीजेंस है पता नहीं वो कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं. इसी पे एक कंसर्न भी जाहिर किया गया था रेगुलेटर की तरफ से भी कि क्या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गोल्ड की सेलिंग कर रहे हैं क्या वो रेगुलेटेड हैं, क्या उनका अंडरलाइंग गोल्ड है, क्या जेनजी उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से ले रहा हूं उसके पास अंडरलाइंग गोल्ड कितना है, नहीं है. और ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा कंसर्न पैदा करता है और आपके इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं डेंजर जोन में ले जाता है, जिसको लेके अवेयरनेस भी जरूरी है और रेगुलेशन भी जरूरी है. करेक्ट. Even my take is that only. What I'm trying to tell you is that the regulator has to look at it in a proper way, because the custodian, अब हम हर एक चीज का अगर जवाब ढूंढें, is that gold really there, right? There is a regulated custodian who's doing that, right? There is a regulated trustee who's auditing that the vault gold. Transactions, definitely. There needs to be a marriage between the blockchain that provides you an undisputable proof of reserves there and bring technology to solve that problem. अगर हम ऐसे कर पाएंगे तो डेफिनेटली द ट्रस्ट विल ओनली इंक्रीज फॉर द डिजिटल गोल्ड यूजर्स. ओके, ठीक है. इसको लेके अलग अलग, बल्कि मिस्टर मनीष गोयल जी आप जरा बताइए कि ऑनलाइन गोल्ड और जो हम बात कर रहे हैं अभी डिजिटल गोल्ड की, क्या आपको लगता है कि अगर डिजिटल गोल्ड के मार्केट को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर रेगुलेटर आए. एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर कोई ETF में पैसा लगा रहा है, गोल्ड ETF में, उनको डर नहीं है मन में, है ना, क्योंकि उनको मालूम कि बैक्ड बाय गोल्ड है, बैक्ड बाय और रेगुलेटर की नजर है इस पे. लेकिन ऑनलाइन गोल्ड में कहीं ना कहीं डेंजर है, जिसका इंडिकेशन बार बार आता है. इसको कैसे रेगुलेट किया जाए? क्या इसके लिए रेगुलेशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो कैसा आना चाहिए? देखिए, डिजिटल गोल्ड हैज कॉट अप एक्सटेंसिवली स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर, और जिस तरीके से ये बढ़ा है, अगर अपन इसका पैरेलल एग्जांपल देखें थ्रू द वर्ल्ड, असेट बैक्ड टोकन्स विच आर लाइक क्रिप्टोस, गोल्ड के भी असेट बैक्ड टोकन्स इशू हुए हैं, वो भी काफी फेमस हुए हैं. और रेगुलेशन इज अ सेफ्टी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. मतलब रेगुलेशन रहेगा तो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जो ग्रोथ होएगा वो सेफ ग्रोथ होगा, एंड इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी रादर देन अ शॉर्ट टर्म यूफोरिया, आई वुड से. अगर हम इस असेट क्लास पे स्पेसिफिकली रेगुलेशन की बात करें तो इन आवर कंट्री वी डू नॉट हैव एनी रेगुलेशन. नन ऑफ द रेगुलेटर्स रेगुलेट इट बिकॉज द असेट लाइज इन अ ग्रे एरिया. वो न तो सिक्योरिटी है न कमोडिटी डेरिवेटिव है. अगर वो सिक्योरिटी या कमोडिटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आता तो सेबी उसको रेगुलेट करता. न ही वो डिपॉजिट है तो आरबी के परव्यू में भी नहीं आता है. अब अगर हम इसका पैरेलल एग्जांपल देखें, देयर आर 3 मेजर रीजन्स
where they have been very progressive in terms of creating regulations for asset-backed tokens, या cryptos. First one is European Union, जहां पर की थोड़ी clarity आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा major development नहीं हुआ है. Second is United States, वहां पर Genius Act last year pass हुआ था. It was specifically for stable coins. उसके बाद में stable coin में काफी confidence बढ़ा है, globally काफी adoption बढ़ा है उसका. There are various countries which are going through turmoil, both politically as well as in terms of economic turmoil, higher inflation. There we have seen huge amount of stable coin adoption. US was about to pass Clarity Act in January this year because वो act जो था that would have become a grandfather of crypto act globally. लेकिन किसी कारण से वो act pass नहीं हो पाया, because of which we have seen major sell-off in global cryptocurrencies as well as asset-backed tokens. Right. US में there is a Pax Gold, which is a gold-backed crypto, 100%. One Pax Gold token represents 1 ounce of gold, and it trades very close to the price of gold, which is traded in the international market, and it is 100% backed by gold. But उसके ऊपर भी जो regulation है, that is falling in the gray area. It is नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड को हमें क्रिप्टो नहीं बनाना है. राइट. हाँ, नहीं, लेकिन क्योंकि नहीं, अल्टीमेटली सर गोल्ड की अपनी एक अलग यूएसपी है. गोल्ड को हमें करेंसी के तौर पे देख रहे हैं, और एक तरफ हम गोल्ड को करेंसी के तौर पर देख रहे हैं, एक तरफ हम गोल्ड को डॉलर के अल्टरनेट के तौर पे देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके डिजिटल रेगुलेशन को लेके हिचक रहे हैं. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है बुलियन मार्केट में, और मुझे लगता है कि अगर डिजिटल गोल्ड मार्केट रेगुलेट नहीं होगा तो फिर गोल्ड मार्केट का जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा. अभी हम कैसे गोल्ड मार्केट को देखते हैं कि भाई फंडामेंटली गोल्ड कैसा है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, माइनिंग कितनी हो रही है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग कैसी है. लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड रेगुलेट नहीं होगा तो फिर आपके पास इन्फ्लेटेड स्टॉक रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अंडरलाइंग है नहीं. अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गोल्ड बेचा जा रहा है, और जैसे कि सर ने बताया कि ज़ेनजी बहुत बड़ी उनका शायद डिजिटल गोल्ड पे ही ज्यादा उनका अट्रैक्शन रहे, तो उनको नहीं मालूम होगा कि कितना गोल्ड एक्चुअल है और कितना गोल्ड वो ले रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा डेंजर जोन में ले जाएगा. इसीलिए मिस्टर बंसल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्टली सवाल, क्या आपको लगता है अगर गोल्ड मार्केट को ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है तो बहुत जरूरी है कि इसको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं गोल्ड के, या फिर ऑनलाइन गोल्ड सेलिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो गोल्ड बाई सेल हो रहा है, उसको कंप्लीटली रेगुलेटर के प्रीव्यू में होना चाहिए. So thank you for having me here. Actually ये बड़ा पेचीदा सवाल है. I think 5 लोग इसका जवाब दे चुके हैं. पेचीदा है नहीं, बनाया जा रहा है पेचीदा. हाँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट बात करने की आदत है नहीं जनरली, है ना. सिंपल है, बहुत सिंपल है. आपके पास इतना बढ़िया एसेट है, अंडरलाइंग गोल्ड है, सिंपल रेगुलेशन की बात हो रही है, उसमें इब्बट होना नहीं चाहिए ज्यादा. Absolutely, and that is why I said कि 5 लोगों के बाद छठे इंसान मैं फंस गया. लेकिन इसका जवाब मेरे पास बहुत नहीं, आप सिंपल फंसे है. नहीं है. हाँ, Digital gold needs regulation. Simple, one line answer. यस. There is no second thoughts about it. It's a gray area zone. We don't know. चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा टर्नओवर कर रही हो, it is not in the public area. People are saying हम 4,000 करोड़ का कर रहे हैं, हम 1,200 करोड़ का कर रहे हैं, हम 100 करोड़ का कर रहे हैं. Nobody knows where is the gold. And you're very correct. ज्यादा कर रहे हैं उनको और रेगुलेशन की जरूरत है. Absolutely. It's a very big gray area. And what is happening, Mrityunjay, you have to understand, by saying all these numbers, you're getting more and more players involved in digital gold. You are looking at big players looking at digital gold as one of their arms. They're actually spending a lot of their bandwidth developing digital gold. And I really fail to understand this. I have been in talks in the past 1 year with so many people, because My Gold is not a digital gold platform, but we are trying to make sure that we talk about structure. I have been talking to the industry about structure. Structure ऐसा होना चाहिए कि earthquake भी आए तो बिल्डिंग गिरे नहीं. अभी क्या हालत है कि अगर एक भी रेगुलेशन का नॉर्म चेंज हो जाए, this whole industry which is based on digital gold will fall on its feet. And that is the problem. That is a very big disadvantage for India. It is a disadvantage for the industry as a whole.
आप सोचिए कि बड़े बड़े प्लेयर्स लाखों रुपए डाल के डिजिटल गोल्ड बना रहे हैं अपना. Is there a need for it? Yes, there is a need for it because it gives leverage to the Gen Z people. I agree. But does it need to keep working in the gray zone? I don't think so. I don't think so. Because the volumes have become too big. Earlier we were talking about a few tons. Today we are talking about megatons. And that I think should be a warning sign for the regulators to start considering it. Because I might be overleaping my boundaries here, but I believe personally, this is something that I personally believe, that digital gold is a huge gray area and it needs regulation. Okay. Dhawan Just Saab, do one- you agree? Just one thing. Well, Digital gold has huge gray area. Do you agree? see, as far as the ETF regulations are concerned, they are very, very clear. ETFs in India have to be backed by physical gold. Any fund which has got less than 96-95% gold, they have to stop subscriptions. Every month, every week, there are audits. India is the only destination in the world where not only the AMC is regulated, even the custodian is regulated, even the market makers are regulated. किसी भी country में आप US में चले जाइए, सिर्फ AMC regulated होता है, custodian को regulate नहीं करते हैं. कहीं जगह पे market maker regulated है, तो custodian regulated नहीं है. हमारे यहाँ पे SEBI has got 3 collars, and there is every consecutive, there's a continuous audits happening. We have to give एक बार का हमको हिसाब देना पड़ता है regulator को. And also remember that in ETFs, if you come to us directly with more than 25 crores, you can actually take physical delivery. This 25 crore is not what we have done. 3 years back, you could come and take 1 kg gold or 30 kg silver, but regulator said, okay, let's keep it at 25 crores. Otherwise, it dilutes the mandate of market makers. So as far as gold ETF is concerned, it is not by choice. It is a compulsion. But in case of digital gold, online gold, there is no compulsion. It is like, they decide to be good. I'm not saying that they are not good, but they have a discretion. They can be good, they cannot be good. But in our case, the fact I'm sitting over here, which means SEBI has completed the audit and every bar has been accounted for. So I think that's the main difference over here. Okay. आप कुछ ऐड करना चाह रहा हैं प्लीज. सो आई एग्री जो अमोल जी ने कहा कि डिजिटल गोल्ड में रेगुलेशन ज़रूरी है. इनफैक्ट इफ़ यू टॉक टू एनी लार्ज प्लेयर डिजिटल गोल्ड, एवरीबडी वांट्स रेगुलेशन. देयर आर 2 रीजंस. एक, क्लैरिटी रहती है कि फ्यूचर में डिजिटल गोल्ड कंपनी को क्या करना है. राइट. सेकंड, कस्टमर एक्सेप्टेंस बढ़ता है. एग्जैक्ट. एक्चुअली देखेंगे, जैसे आपने बोला था, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. डिजिटल गोल्ड के रेगुलेशंस 3 या 4 पिलर पे है. एक तो कस्टडी ऑफ गोल्ड, क्या वो फिजिकल गोल्ड है कि नहीं, इजी टू चेक, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, चेक कर सकता है. दूसरा, पीएमएलए गाइडलाइंस, कि जो यहाँ से पैसा आ रहा है विड्रॉल पे, उसी अकाउंट में पैसा जा रहा है, अगेन इजी टू चेक. थर्ड है कि केवाईसी हो रहा है कि नहीं, अगेन इजी टू चेक. सो ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे ये कैसे करेंगे, बहुत बड़ा बवंडर है. बहुत सिंपल स्टेप्स है. इफ देर आर वेरी क्लियर प्रिंसिपल्स विच आर लेड आउट कि दिस इज हाउ अ डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट हैज टू बी रन, I feel the acceptance in India is going to increase 10x of what we are seeing today, and at the same time, customer का जो protection है, that will be intact. परफेक्ट. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात जब क्रिप्टो की होती है तो मैं आपसे मिस्टर मूर्ति पूछना चाहता हूँ, ये बहस भी होती है बीच बीच में कि क्या गोल्ड बैक जो क्रिप्टो टोकन्स हैं उसको भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे अदर डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स को ट्रीट किया जाता है. So I think, like others have said, there are some principles which you can, regulate the same way. Where is the gold? Is it custodied? Is it audited properly? Is it backed 1-to-1? These are some principles which definitely you can see the same way. On the other hand, when we talk about the technology infrastructure, it's not really possible to regulate the same way. If we look at a normal digital gold platform, fundamentally, this is a closed loop platform from a technological point of view. So not only does the issuer of the product,
handle the reserves, handle the redemption, handle all of the management of the assets themselves. They also handle the servers. They also handle, the KYCs for everything. They handle who sends to who. They have full visibility over everything. On the other hand, with a crypto token, it doesn't really work that way because essentially we are using public digital infrastructure on a public blockchain for these tokens. It's like comparing regulating a messaging app versus regulating email. You can regulate a messaging app like WhatsApp in a particular way, but you can't regulate email that way. Right. Email is working across protocols with independent service providers. You can regulate those independent service providers, but it's very different from regulating the entire ecosystem. So yes, just to conclude, on certain aspects, if we talk about the physical aspect of it, where is the gold, where is it custodied, is it audited? Absolutely, you can apply similar principles. There's some nuance here, particularly because it's generally a global product. So there's some extra, regulation and thought that would have to go into it, but that part can be regulated the same. On the technology part, unfortunately, you simply can't regulate it the same. And I would also say that it's a bit more difficult and tricky to regulate it at this point. And I would also say that I don't think whether you look at the most developed markets or the least developed markets, I don't think you can say that anyone has really figured out how to do it yet. ओके फाइन. अब आखिरी राउंड है. मैं क्विकली आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि सबके अपने व्यू हैं डिजिटल गोल्ड के रेगुलेशन पर. तो जब तक रेगुलेशन नहीं आता, रेगुलेशन कैसे आना चाहिए वो तो उन्होंने बताया कि इस पैरामीटर पे आप रेगुलेट कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड को. लेकिन जब तक रेगुलेशन नहीं आता है, जो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गोल्ड लेते हैं, खास करके जेन जी, उनके लिए क्या मैसेज 30 सेकंड में? Before that, it was construed as I'm against that. What I was trying to say is regulators are coming in late. What I was trying to say is they should have already been here. We Till need then, what regulation. should be done? They need to be look at which company, what is their background, the regular checks that happens today. That is all that is possible. That's the problem of not having regulation in the market. Okay. What's your suggestion? I think there is enough awareness which has already been done. So it is up to the investor to do his homework and do proper checks before. आप क्या करेंगे अगर आपको करना होगा? Personally, I will prefer a ETF. ETF. Yes. Okay. Your view, sir. What should investor do before any regulation is coming? So Mrityunjay, India is a gold obsessed nation. आप कुछ भी करोगे, there will be something else that will come up. It needs regulation, no doubt. And as Manish rightly said, people need to follow structure. Right. They need to be behind structure. They cannot be behind ease at all times. Structure helps protect your money. Structure protects this industry. If the structure destroys, if any platform, however successful, is not built on structure, it will not work. Okay. What's your view, sir? My view is pretty short on this, that digital gold itself is not a monolith. We can talk about regulating, and there are some things which will be easy to regulate and some things which will be difficult to regulate. आपका view, sir? So, हमको ये समझना पड़ेगा कि 2-3 साल पहले डिजिटल गोल्ड एक नीश प्रोडक्ट था, आज मेन स्ट्रीम हो चुका है. Millions of people are doing it. If the regulators are taking their time, it is high time that all the companies come together, set up standards, create an SRO kind of thing, and follow those standards. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए डिजिटल गोल्ड में ऑनलाइन गोल्ड आप खरीदने जाए तो 100 रुपए में भी गोल्ड मिल जाता है आपको. और 100 रुपए का गोल्ड अगर डिलीवरी लेना चाहूँ मैं, पता नहीं क्या मिलेगा, है ना. गोल्ड की हवा मिलेगी कि भाई गोल्ड को टच करके एयर आया है, अब लेके जाओ, है ना. तो वो सब प्रॉब्लम है. आपका भी उदाहरण. देखिए, सीरियस सी बात है. अगर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो यू हैव अ रिकॉर्ड्स टू सेबी. अगर आपका कोई ग्रीवांस है, 99.9% आपके ग्रीवांस कवर हो जाएंगे सेबी रेगुलेशन में. जो नहीं कवर होगा, आप सेबी को कंप्लेन करिए और सेबी हमारे सीनियर मैनेजमेंट को आके नोटिस देगा. अगर ऑनलाइन गोल्ड में कोई रेगुलेशन नहीं है, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. व्हाई डू यू वांट टू बी इन दैट सिचुएशन? व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन ईटीएफ? एग्जैक्टली. अब 2-3 सवाल हम ले पाएंगे. अगर आप में से कोई पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अब इस पैनल के आखिर में हैं. अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, क्विकली 2-3 सवाल हम ले सकते हैं. यस प्लीज. एक सेकंड, माइक आपके पास अगर दे पाए.
My question is to Srini. What is the best way to protect the public interest for the digital gold? If they want to invest in the digital gold, how they can protect their interest? See, currently, as he said, you can buy for 100 rupees of gold, but then when you have to redeem it, you have to wait till it comes to a certain redeemable amount of gold, right? Now, using technology, there needs to be an amalgamation of what Tether does. For example, blockchain. These companies need to look at a private blockchain, look at real world tokenization, where you can implement an unbroken chain of custody of gold so that there is an immutable proof of reserve. Okay, so it's, That can bring in the Gen Zs into the groove and enable security. okay, so it's ओनली वन क्वेश्चन सर, प्लीज प्लीज। अभी Just आपको combining the मिलेंगे, अभी आपको blockchain मिलेंगे and पैनल के बाहर, इनसे आप पूछ सकते हो अलग से। यस, और कोई लास्ट क्वेश्चन? यस। हाँ जी, हाँ जी। So SEBI regulation, there is no match in fact. So that is the best thing which can happen. But in the absence of SEBI regulation, why not do some self-regulatory organization who can, do regulation themselves? And whatever gold is there, it should be audited by a third party, and it should be reported well in the public domain. Something like that, so that it gives some kind of a trust. Of course, no match with the SEBI till such time SEBI takes it over. I think there should be something which will protect the interest of the small investors. Basically, in the digital gold, there are only small investors. Basically, those who want to do larger they definitely will go to the ETF only. Yeah, प्लीज। So I agree completely with you. SEBI has the best practices in place, and it is, as I said, it is high time that digital gold players also stick to those standards and set up an SRO and follow those standards. If you want to add something on that. Yeah. So I think this is public money. There is no best effort basis involved. It's like अभी मेरे को ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को ETF का पैसा दिया तो मैं best effort से gold खरीदूंगा. There should be no choice. I mean, there should be a restriction. I mean, would Mr. Manish Goyal do the same with his people who are buying gold, and would you do that? You can't do it. So if it is not regulated, it is not regulated. As simple as that. And the beauty of gold is you buy gold for safety and protection. अब आपको B2B का रिस्क ही जब कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर आप क्या खरीद रहे हैं? It is as good as buying anything else. So I think this is not on self best effort basis. थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि डिजिटल गोल्ड पे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, और डिजिटल गोल्ड को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर भी बहुत डिटेल में बात हुई है। तो सारे पैनलिस्ट ऑलमोस्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि निश्चित तौर पे डिजिटल गोल्ड को लेकर रेगुलेशन होना चाहिए। अगर इस मार्केट को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेशन के दायरे में ट्रेड हो। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट है, उसकी चमक से कोई उसकी चमक से कोई दूर ना रह जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रेगुलेशन के दायरे में इसकी ट्रेडिंग हो। बहुत शुक्रिया आप सबका इस पैनल में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।